आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करें अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, जीवन में दुख सुख धूप छांव की तरह आते जाते हैं, पर अगर हम अपना मनोबल बनाए रखते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जो हमें खुशी प्रदान करते हैं, तो हम हर बाधा पार कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है हमारे आज के मेहमान की, जिन्होंने उम्र के हर पल को जीना सीखा और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ती रहीं। मिलिए हमारी मेहमान सुश्री सर्वेश से और सुनिए उनकी प्रेरणा से भरी जीवन यात्रा के बारे में। आपसे बात कर रही हैं रश्मि गुप्ता। उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, महसूस ना करो तो बढ़ती कहाँ है। और ये बात पूरी तरह से लागू होती है हमारी आज के गेस्ट पर। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और आज लगभग 70 की उम्र में भी वो एक ट्रैवलर हैं, माउंटेनियर हैं और साथ साथ फोटो जर्नलिस्ट भी हैं। और सबसे पहले आपको यही मैं जानना चाहूंगी कि आप अपने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लगाती, सिर्फ सर्वेश। हाँ, मैं क्या है कहानी? मैं इसलिए नहीं लगाती, मुझे लगता है मेरी पहचान मेरे काम से है, ना कि मेरी जात से है जी। और दूसरी बात यह है, हम बहुत सारे लबादे ओढ़े रखते हैं, धर्म के, जात के, काला गोरा, तो ये लबादों से थोड़ा हमें दूर, हम जितना ओढ़ के रखते हैं, जितनी लाद के रखते हैं, हम उतने ही परेशान होते हैं। तो मुझे लगता है इस सब से हमें दूर, क्योंकि पहचान काम से होनी चाहिए कि और व्यवहार से होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैंने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा। बहुत बढ़िया। एक टिपिकल हाउसवाइफ से एक सक्सेसफुल फोटो जर्नलिस्ट बनने का आपका सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा। कैसे किया आपने ये सब कुछ? मतलब कुछ एक अपनी जर्नी के बारे में बताएं। वो कौन सी चीजें थी, कौन सी बातें थी जिन्होंने आपको इन सब से बाहर निकलने की प्रेरणा दी? देखिए, मेरी जर्नी सचमुच बहुत कठिन रही है। बचपन अच्छे से नहीं बीता। ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स थे, कई बहनें थी, तो सबको ऐसे शादी कर दी। 10 साल छोटी उम्र में शादी की, 10 साल पति के साथ रही, तो बहुत ज्यादा सहा। उसको 10 साल को इतना मैं याद नहीं करती हूँ। और जब मेरे को ये लगा अत हो गई थी, पानी सर से ऊपर हो गया था उसके अत्याचारों का, तो मेरे साथ एक छोटी सी घटना हुई थी। उस घटना ने मेरी जिंदगी बदली। जिंदगी घटना क्या हुई थी, एक व्यक्ति, पड़ोस का व्यक्ति ऊपर मेरे को लड़ने आया। थोड़ा कूड़ा गिर गया था मेरे हाथ से, तो लड़ने आया और मैंने कहा, भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। उसने कहा कि, मतलब मेरी इस बात को नहीं माना, उसने कहा तेरे को उठा के फेंक दूंगा। एक लाइन ने, तुझे उठाकर फेंक दूंगा ने मेरी जिंदगी बदली। तो वो तो चला गया। जब मैं एकदम गुस्सा करने लगी कि मैंने कहा तू हाथ लगा कर तो देख, तो जब मेरे उस पे आई, मेरे ऊपर आई कि वो हाथ लगा के कल को कुछ भी कर सकता है, तो मैंने एकदम उसको बिल्कुल फट पड़ी। मैंने कहा नहीं, आप तू हाथ लगा कर देख। उसके बाद मैंने अपने लिए सोचना शुरू करा, क्योंकि मैं कभी अपने लिए सोचती नहीं थी। औरतें कहाँ सोचती है, घर परिवार, पति, व्रत, पूजा पाठ। तो फिर मैंने सोचना किया। फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपना करूं क्या, पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं थी, तो मैंने साड़ी का फॉल लगाना शुरू किया। उस साड़ी के फॉल ने मुझे 5 रुपया दिया। तो 5 रुपया, पता नहीं मेरे को अंदर से कहाँ बहुत खुशी मिली, इतना आत्मविश्वास हुआ, यार मेरे अपना कमाया हुआ फॉल का लगाया हुआ वो 5 रुपया। फिर उसके बाद तो मैं निटिंग, कटिंग, ये सब स्टिचिंग करने लगी। उससे मैं थोड़ी अर्निंग करके अपना ये जोड़ने लगी। फिर मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और मैं अपने बारे में सोचने लगी। तो मेरी पड़ोस में एक महिला थी IPA कॉलेज की। उसने कहा, मेरे को ना काफी चोटें वोटें लगती थी, तो उसने कहा कि तुम्हारे कैसे लगी? तो मैं कभी कहती थी सफाई कर लूं, ये गिर गई मैं, क्यों अपने घर की बात नहीं बतानी। हाँ, तो बस उसने मेरे को सहेली का पता दिया और सहेली में मैं एज ए शेल्टर आई, क्योंकि मेरे घर वालों ने मना कर दिया था कि आप झगड़ा करके नहीं आना, झगड़ा करके आओगे तो लोग क्या कहेंगे, नाक कटेगी, ये सब करके। और फिर मैं शेल्टर में रही, शेल्टर में यही सब। फिर मैंने इसके बाद जो थोड़े पैसे जोड़े थे उससे मैंने ब्यूटिशियन का काम सीखा। तो ब्यूटिशियन के काम से मुझे थोड़ा सा अर्निंग होने लगी, और क्योंकि फेशियल करना आता था मुझे काफी अच्छा।
तो उससे मुझे अर्निंग आत्मविश्वास भी बढ़ा होगा। जी, और अपने हाथ का कमाया हुआ आत्मविश्वास हुआ, क्योंकि औरत जब घर में काम करती है उसके काम को कहते ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं देते, वो कहते हैं तुम क्या कर रही हो, घर का काम ही करती हो, जबकि घर का काम करना एक बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल, तो 24 घंटे आप काम करते हैं, पैसा कमाना ही नहीं। फिर उसके बाद मैं कमाने लगी तो मेरे को किसी ने, एक मित्र ने, आलोक थे, उन्होंने मेरे को कैमरा दिया। तो कैमरा तो उसने लाइफ चेंज कर मतलब दिया। लाइफ किया। मैंने कहा देखो क्या है क्या नहीं है। इस बार मैंने आपको उस समय कैमरा ऑपरेट करना आता था? नहीं, मैंने तो जिंदगी में पहली बार ये कैमरा पकड़ा था। कैमरा दूर दूर तक भी नहीं सोचा था। उसमें मेरा तलाक हो चुका था। फिर इसमें जब उसने कैमरा दिया तो उसके बाद फिर मैंने सीखा, मेरा स्ट्रगल फिर ज्यादा शुरू हुआ, क्योंकि कैमरा फोटोग्राफी के लिए आपको बहुत सारे पैसे लगते हैं। ये अमीरों का ही है। आप रोल है, डेवलपमेंट है, आना जाना है। तो इसके उसने मुझे बहुत बहुत स्ट्रगल किया। ब्यूटिशियन के काम से मैं पैसा कमाती थी और फोटोग्राफी में लगा देती थी जी। एक नवभारत टाइम्स में एक फोटो छपी थी जंगल में आग की, उसमें तो उससे पहले हिमाचल टाइम्स में मैं करती थी। तो नाम छपा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो सबने बड़ा सराहा था, अरे तो फोटो तो बहुत अच्छी है। पहली क्लिक जो मेरा जिंदगी का पहला क्लिक था वो तो मुझे आया ही नहीं अच्छा। एक विद्यार्थियों का एक आंदोलन था तो वो आया ही नहीं। फिर मैंने एक फोटोग्राफर था, उससे कैमरा चलाना सीखा और स्पीड, अपर्चर क्या होता है ये सब करके फिर धीरे धीरे मेरे नवभारत टाइम्स में जब मेरे नाम से फोटो छपी, मैं सबको दिखाती थी। मेरा नाम छपना बहुत बड़ी बात थी, तो मैं बड़े दिन तक रखती थी। तो यहाँ से कारगिल तक का सफर, मतलब किस तरह से आप कारगिल पहुंची? हाँ, तो उसके बाद ये जब मेरा नाम पहला छपा तो मेरे को नाम के ये सबको दिखाती थी। फिर इसके बाद बहुत सारे ऐसे आते थे कि देखिए, अगर आप फ्रीलांसर है तो आपको लीग से अलग हट के काम करना पड़ेगा, ये डेली रूटीन के काम नहीं। मैं फिर थोड़ा सा ट्रैवल, कभी जिंदगी में ट्रैवल नहीं किया था, ट्रेन में नहीं बैठी थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे ट्रैवल करना शुरू किया। जब उसमें नाम छपता था, उसमें फोटो छपती थी, फिर दुनिया का बहुत सारा ये देखती थी, कल्चर क्या है, आदिवासी कैसे रहते हैं और दूसरे उनका कल्चर क्या है, ये सब फोटो करके लाती थी। लोग बड़ा सराहते थे कि तेरा काम बहुत अच्छा है। और गांव में जाना, पैदल चलना, 10-10, 20-20 किलोमीटर कई बार मैं पैदल चलती थी, तो फोटो अच्छी सी निकालने के लिए। फिर कारगिल आया तो कारगिल में चली गई और कारगिल मैंने किया तो मेरे को भारत सरकार का एक अवार्ड भी मिला और मेरी 100 से ज्यादा फोटो पब्लिश हुई। फिर एग्जीबिशन की महिलाओं पर, वो तो लोगों ने काम देख के कहा कि हाँ एक अच्छी फोटोग्राफर है, और मतलब काफी सराहा। महिलाओं पे कभी आज तक फोटोग्राफी में प्रदर्शनी नहीं हुई थी। तो ये सब में मैंने धीरे धीरे नाम कमाया, काफी ये रहा। सर्वेश जी, आज आप लगभग 70 के लपेटे में हैं और उम्र के इस पड़ाव पर भी आप इतनी एनर्जेटिक हैं, फिटनेस फ्रीक हैं। आपको देख के पता चल रहा है कि आप अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती हैं, पर्वतारोही भी हैं आप, ट्रैकिंग और ट्रैवलिंग भी आपको पसंद है। तो सब चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं और कहाँ से लाती हैं इतनी पॉजिटिव एनर्जी आप? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। मुझे एक तो मैंने कहा ना कि मैं बहुत सारी चीज़ों के बंधनों में नहीं ये रहती। मैं एक तो अपने मन में बहुत सारे लबादे नहीं ओढ़े रखती, बड़ा स्वच्छंद रहती हूँ। मुझे लगता है कि जियो और जीने दो, ये मेरा ये है। और दूसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, मैं अनुशासन से बहुत रहती हूँ। 4:30 सुबह उठती हूँ, 9 बजे तक सो जाती हूँ, टीवी नहीं देखती। फिर मैं दूसरा आरओ वगैरह मेरे घर में कुछ नहीं है, टीवी नहीं है। तो मैं बिल्कुल देसी से करती हूँ, मटके का पानी पीती हूँ, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीती। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन में बहुत रखती हूँ। और डिसिप्लिन में रहने से आपको बहुत सारी योगा नियमित रूप से करती हूँ। दौड़ती हूँ, मैं अभी भी 3 से 5 किलोमीटर चलती हूँ। तो लोग कहते हैं 70 साल की हो गई है तो अभी भी ये करती है। कैलाश मानसरोवर गई, 18 में ये गई थी, तो पैदल गई मैं। तो बोलने लगा कि नहीं आप सीनियर सिटीजन हो, और नहीं, मैं कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं पैदल जाऊंगी। कहते कल को कुछ हो गया तो, मैंने कहा वो मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा हिम्मत है। दूसरा, हम महिलाएं क्या है, हम अपने आप को प्यार नहीं करती हैं। घर गृहस्थी, बच्चे सब इसी में ही अटकी रहती हैं। बिल्कुल अटको, तुम्हारा जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप का तो ध्यान रखो। कल को बीमार हो जाते हो तो आपको मतलब पानी देने वाले में भी लोग सोचते हैं अरे ये तो बोझ बन गई, ये हो गया। तो ये मुझे लगता है कि आप उनका तो ध्यान रखो ही रखो, लेकिन उनसे भी काम कराओ।
जी। और अपना जरूर ध्यान रखो। जो महिलाएं नहीं करती हैं, योगा नियमित करो। मैं 40 साल हो गए योगा करती हुई, शीर्षासन कर लेती हूँ। ट्रैकिंग का शौक कहाँ से जागा? फोटोग्राफी से। फोटोग्राफी में आपको अगर कुछ करना है, थोड़ा अलग हटके करना ही पड़ेगा। डेली रूटीन का ये नहीं आज ये है वो है, नहीं। आपको, मेरे को पूरा हिंदुस्तान में घूमी हूँ और अलग अलग कल्चर, गांव, पता नहीं कहाँ कहाँ गई हूँ मैं। तो ये मेरे लिए बहुत है कि इसीलिए आपको वो जिंदा रखता है, आपको यंग बनाए रखता है। उम्र का मतलब क्या है? जितनी उम्र है, जितनी सांसें हैं, हम अच्छे से जिएंगे जी। तो मेरा ये है। हमारे लिसनर से कहना चाहूंगी कि इस वक्त सर्वेश जी मेरे सामने बैठी हैं और सर्वेश जी की आंखों की जो चमक है, उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनका जोशीला अंदाज काफी है ये बताने के लिए कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो मैम, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम उम्र से जीते हैं जी। हम उम्र को पकड़ के बैठे, अरे 50 के हो गए, हम लोग क्या कहेंगे चक्कर में अपने आप को मार देते हैं। अपने कर्म भी करो, मैं नहीं ये कह रही कि नहीं करो, लेकिन आप अपने आप को भी अच्छे से रखो। हम कितने जल्दी बीमार हो जाते हैं। 50 साल की उम्र में ही घुटनों में दर्द शुरू हो गई है। तो बस यही है कि आपको अपना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा जी। तो मैम, जैसे आपने बताया आप योगा भी करती हैं, आप वॉक भी करती हैं, इसके अलावा भी क्या कोई ऐसी एक्टिविटी है जो चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो या बड़े भी हों, और जैसे आप इस उम्र में भी अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त रखे हुए हैं, तो क्या खेल कूद का भी इसमें कोई योगदान है? हाँ बिल्कुल, खेल कूद है, स्ट्रेचिंग है। अब मैं रन करती हूँ, नेशनल मेडल लेकर आई हुई हूँ अपनी उम्र की कैटेगरी में जी। और गोल्ड मेडल आ चुकी हूँ। और आपका स्ट्रेचिंग और ये बहुत जरूरी है। अगर आपको फिट रहना है, डॉक्टर को नहीं दिखाना, ये नहीं करना, तो आपको फिट रहना है। और फिट के लिए आपको डिसिप्लिन के अलावा आपको खेल कूद में तो जरूर ध्यान देना। आप अपने, अच्छा एक चीज़ और मैं ये करती हूँ, मैं बताना भूल गई। एक चीज़ और ये है कि हम 50-60 साल के हम बहुत काम करते हैं, अपने आप को बिल्कुल, वो उम्र होती है काम की, उसके बाद अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए। मैं जैसे मेरे को खेल का था शौक, तो मैं अभी रनिंग करने लगी हूँ। ट्रैकिंग तो मैं पहले ही करती थी, लेकिन अपने आप को देखते, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उम्र के साथ साथ आपको अब अपना ध्यान रखना है, स्ट्रेचिंग करनी है, ये सब करना है जी। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि अरे भाई अब तो हम 60 के हो गए, ये काम कर लें, वो काम कर लें। 60 की उम्र में भी तो थोड़ा सा मुझे लगता है वो अपना लाइफ जिंदगी जीनी चाहिए। अच्छा, जैसे बहुत बार ऐसा भी होता होगा, बहुत लोगों ने आपको पीछे की तरफ खींचा होगा कि क्यों करना है ये, अब इस उम्र में आ गई हो, तो उन सब से आपने कैसे डील किया? हाँ यही तो दिक्कत है ना कि क्योंकि सबसे ज्यादा लोग ही कहते हैं कि भाई ये नहीं करना है ना, आपकी उम्र की लोगों को जरूरत नहीं है ये करने की, कुछ और लग जाएगी, चोट लग जाएगी, बीमार कौन करेगा। तो वहां से मतलब कैसे आपने उन सब से डील किया? तो यही डर हमें मारता है जी, क्योंकि हम दूसरे के कहने में आके अपनी उम्र को दोष देते हैं जी। और दूसरे के में आप डरते हैं कि भागेंगे तो। मैं गिरी हूँ कई बार, घटने में भी लगी है मेरे को, पहाड़ से भी मैं कई बार गिरी हूँ। और जब देखा जाएगा तुम गिर के उठ के फिर भागना शुरू कर दो। जी बिल्कुल, चोटें तो लगती रहती है जिंदगी में। जब एक औरत हो, मतलब गिर के भी गिर के सीखने की बात तो है ही है। हाँ। आपके अंदर ये एकदम अंदर से आप अपने मन को मार देते हैं जी। कि उम्र हो गई है, ये सब हो गया। तो ये मेरे को लगता है कि ये सब अपने मन में भी नहीं लाना चाहिए। तो मुझे लगता है आप अपने आप को प्यार करना शुरू तो करो। अरे उम्र को हम इतना हावी हो गया हमारे दिमाग में उम्र। आपको देख के कोई नहीं कह सकता कि आप इस उम्र में हैं, और वाकई में जितनी एनर्जी लेवल आपका है ना इस वक्त, वो काबिले तारीफ है। बस यही है कि मेरे को डरती शायद नहीं हूँ मैं जी। और दूसरा ये बहुत सारे धर्म जात के पूरा ये करना है। हाँ। मेरे को मेरा एक ही वो है, जियो और जीने दो जी। सर्वेश जी, आप अपनी जिंदगी में आपने इतना संघर्ष किया, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी महिलाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत रही हैं। आप यहाँ आई और आपने अपनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ हमें भी पॉजिटिव अप्रोच दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आप यूं ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चुस्त दुरुस्त रहें, हंसती खिलखिलाती रहें और हम जैसी महिलाओं को प्रेरित करती रहें। नमस्कार। नमस्ते। प्रेरणा स्रोत में अभी आप मिले सुश्री सर्वेश से।
ये हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और बढ़ती उम्र में भी कैसे अपने को फिजिकली और मेंटली फिट रखें, इसकी मिसाल हैं। आपसे बात कर रही थी रश्मि गुप्ता। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, ये सच है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस एक आम समस्या बन गई है। तनाव को एक अनचाहा मेहमान कहा जा सकता है जो कभी भी किसी के घर में दस्तक दे सकता है। तनाव किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग। तनाव का असर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता है। ये हमें चिड़चिड़ा, निराशा से भरा हुआ और थका हुआ महसूस कराएगा, जिससे नींद की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसके साथ ही स्ट्रेस के कारण हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तनाव या फिर इनसे स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए हमें जल्द से जल्द कोशिश करनी होती है। हम आज आपके लिए एक वार्ता लेकर आए हैं जिसमें हम जानेंगे कि दैनिक जीवन में जो तनाव होता है उसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। यही विषय है इस वार्ता का, दैनिक जीवन में तनाव प्रबंधन। हमारी वार्ताकार हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट स्मिता मीना। आधुनिक जीवन शैली में तनाव हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे वो कामकाज का दबाव हो, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो या जीवन के अन्य पहलू। तनाव से बचना मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तनाव प्रभावी तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। श्रोताओं, तनाव हमारे शरीर और मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में उत्पन्न होता है। हल्का तनाव कभी कभी हमें प्रेरित करता है, लेकिन जब यह लंबे समय तक बना रहता है तो हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। पहले जानते हैं तनाव होने के कारणों के बारे में। तनाव के कारण हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कुछ सामान्य कारण हैं, जैसे कार्यभार का दबाव, निश्चित समय सीमा में कार्य पूरा करने का दबाव, अधिक काम और नौकरी की असुरक्षा। इसके अलावा पारिवारिक जिम्मेदारियां इसमें शामिल है, घर के काम, बच्चों की देखभाल, रिश्तों की परेशानियां। और कारणों को अगर हम देखें तो आर्थिक समस्या भी हो सकती है, खर्चों का प्रबंधन और कर्ज का बोझ। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में हम देख सकते हैं अपनी या परिवारजनों में होने वाली बीमारियां। समय की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, जैसे रोजमर्रा की भागदौड़ में समय प्रबंधन न कर पाना। और स्वयं की देखभाल जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। आइए अब जानते हैं तनाव के लक्षण क्या हैं। तनाव के लक्षण शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में देखे जा सकते हैं। आइए पहले आपको बताते हैं शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षणों में हम देख सकते हैं सिर दर्द, थकान, अनिद्रा, घबराहट, हृदय की धड़कन तेज होना। मानसिक लक्षणों में हम देख सकते हैं चिंता, चिड़चिड़ापन, उदासी, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना। इसके अलावा व्यवहारिक और सामाजिक लक्षण भी हैं, जैसे जल्दी गुस्सा आना, जरूरत से ज्यादा खाना या बिल्कुल न खाना, दूसरों से कटाव महसूस करना या अकेले रहना भी देखे जा सकते हैं। आइए अब हम तनाव प्रबंधन की बात करते हैं। तनाव प्रबंधन में सबसे जरूरी है हम अपने जीवन को संतुलित बनाना सीखें। तनाव प्रबंधन के लिए कुछ प्रभावी तरीके हैं, जैसे नियमित व्यायाम और योग, शारीरिक गतिविधियां जैसे टहलना, योग करना या कोई भी खेल खेलने में तनाव हार्मोन यानी कॉर्टिसोल्स का कम होना। इसके अलावा ध्यान और माइंडफुलनेस भी मदद कर सकता है। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। माइंडफुलनेस तकनीक से आप वर्तमान में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। समय प्रबंधन भी एक तरीका हो सकता है, जैसे दिन की शुरुआत एक योजना के साथ करें, कामों को प्राथमिकता दें और एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। सकारात्मक सोच और स्वीकृति भी आवश्यक है। हर स्थिति में सकारात्मक पहलू देखें, खुद को स्वीकार करें और अपनी असफलताओं पर ज्यादा न सोचें। अपने शौक को समय दें, जो भी पसंद हो वो करें, जैसे पेंटिंग, गाना गाना, संगीत सुनना या कोई भी शौक जो आपको अच्छा लगे अपनाएं। ये मानसिक शांति देता है। समय के साथ संतुलित आहार और पर्याप्त नींद भी तनाव को जरूर दूर रखने में सहायक हो सकते हैं। स्वस्थ आहार और 7-8 घंटे की अच्छी नींद तनाव को कम कर सकते हैं। परिवार
और दोस्तों के सहयोग भी महत्वपूर्ण है। परिवार और दोस्तों से अपनी समस्याएं साझा करें, इससे मन हल्का होता है और कभी कभी किसी अपने से बात करने मात्र से ही तनाव भी कम हो जाता है। आत्म देखभाल बहुत जरूरी है। आत्म देखभाल का मतलब है कि आप अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। रोज अच्छा और संतुलित भोजन करें, पर्याप्त नींद लें, अर्थात कम से कम 7-8 घंटे नींद जरूरी होती है। खुद को समय दे, वो चाहे प्रकृति के बीच टहलना हो या किताब पढ़ना हो। जब आप अपनी देखभाल करेंगे तो आप तनाव से बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। अगर जरूरत हो तो पेशेवर सहायता भी ली जा सकती है। अगर तनाव लंबे समय तक बना रहता है और आपकी दिनचर्या को बाधित करता है तो पेशेवर की मदद लेना जरूरी हो जाता है। एक काउंसलर या मनोवैज्ञानिक आपकी स्थिति को समझने या तनाव प्रबंधन की तकनीक सिखाने में मदद कर सकता है। ध्यान रखें कि मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदार कदम है। अब मैं आपको अपनी बात को समझाने के लिए आपको कुछ व्यवहारिक उदाहरण भी देना चाहूंगी। मान लीजिए एक गृहिणी परिवार की जिम्मेदारियों और आर्थिक प्रबंधन के दबाव में तनाव महसूस कर सकती है। वो हर दिन एक टाइम टेबल बनाकर काम कर सकती हैं, अपने पति और बच्चों की मदद मांग सकती है या रोज 10 मिनट योग या ध्यान करने से वह खुद को बेहतर महसूस कर सकती है। दूसरा उदाहरण एक छात्र का देना चाहूंगी जो परीक्षा के दबाव में तनाव महसूस कर रहा हो। वो अपने समय को व्यवस्थित कर सकता है, एक टाइम टेबल बनाकर ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीक से खुद को शांत कर सकता है और अगर जरूरत हो तो अपने शिक्षक या माता पिता की मदद मांग सकता है। इसी तरह यदि कोई कामकाजी व्यक्ति ऑफिस के काम से परेशान है तो उसे काम के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि तनाव को नकारात्मक रूप से न देखें, ये जीवन का एक हिस्सा है और सही रणनीति के साथ इसे संभाला जा सकता है। खुद पर ध्यान दें, अपनी भावनाओं को समझें और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से हिचकिचाएं नहीं। दैनिक जीवन में तनाव प्रबंधन। अभी आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट स्मिता मीना से ये वार्ता सुन रहे थे। श्रोताओं, प्रदूषण और इसके खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत में आप जानकारी प्राप्त करेंगे प्रदूषण के हमारे शरीर पर होने वाले कुप्रभाव पर। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुमित सिंगला। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली में। साथ ही आपको जानकारी देंगे प्रदूषण से उपजी समस्याओं के यूनानी उपचार पर। जानकारी देंगे तिबिया कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के डॉक्टर मोहम्मद इद्रिस। पोल्यूशन बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कोई ऐसे तत्व हैं जो हमारे वातावरण में, जो कि हमारे वातावरण को या उसमें रहने वाले जीवाणुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये कहाँ से आते हैं? देखिए, ये अगर शहरीकरण हो, औद्योगिकीकरण हो, वाहन है उनमें से धुआं निकलता है, इंडस्ट्रीज हैं उनमें से धुआं निकलता है, पत्ते जलते हैं, कभी कभी एग्रीकल्चरल वेस्ट जो पराली जलती है तो ये वहां से आता है। पानी का प्रदूषण है जो कि सीवेज से होता है, अगर सीवेज का पानी और पीने का पानी मिक्स हो जाए उससे होता है। ध्वनि प्रदूषण बहुत होता है आसपास गाड़ियों से, फैक्ट्रीज से। तो ये है प्रदूषण के स्रोत। देखिए, हम इस वातावरण में रहते हैं, हम वही हवा में सांस लेते हैं, वही पानी पीते हैं, वही खाना खाते हैं, ये सब वातावरण से ही आता है। तो ये हर तरह से हमें इफेक्ट करता है, शरीर के बाहर भी, शरीर के अंदर भी। जो हवा में पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो हमारे फेफड़ों में जाते हैं। जो हवा में केमिकल्स हमारे त्वचा को इरिटेट करते हैं तो ईचिंग होती है। जो पानी में केमिकल्स होते हैं या जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे पेट में जाते हैं, हमारे खून में मिल जाते हैं और धीरे 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 उससे भी हमारे को बुरे असर होने लगते हैं। तो हर तरह से हमारे पे असर होते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसमें बहुत बीमारियां होती हैं, जिसमें कि फेफड़ों की बीमारियां जैसे कि ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, फिर हार्ट डिजीजेज जिसमें कि हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक यानी कि पैरालिटिक अटैक्स भी होते हैं, बिकॉज जो इसमें केमिकल्स और टॉक्सिन्स हैं वो धीरे धीरे हमारे खून में जमा हो सकते हैं। उससे हमारी धमनियों का रक्त प्रवाह स्लो हो सकता है। और बहुत लॉन्ग टर्म में इसमें कैंसर्स भी देखे गए हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख है लंग का कैंसर।
ये कई सारी चीजें हैं जो मिलके करती हैं। मानसिक रोगों पे अभी बहुत शोध चल रहा है इस बारे में। ब्लड शुगर बढ़ जाता है इसमें जो केमिकल्स होते हैं हवा में या पानी में। हार्ट अटैक्स बढ़ने की या हार्ट अटैक्स का रिस्क और बढ़ जाता है। अगर आप वही आदमी किसी पोल्यूशन फ्री एरिया में जाके रहने लगे तो उसका हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। साथ ही साथ ये चर्म रोग, जो स्किन की बीमारियां होती हैं, पोल्यूशन जैसे ही बढ़ता है स्किन की बीमारियां और बढ़ने लगती हैं। जिनको पहले से बीमारियां हैं उनका कंट्रोल बिगड़ जाता है, उनको ज्यादा दवाई लेनी पड़ती है, ज्यादा क्रीम लगानी पड़ती है। तो डेफिनेटली बीमारी होती भी है और पुरानी बीमारी बढ़ती भी है। ये प्रदूषण की रात है जो हमें घेरे हुए है। ये एक ऐसा राक्षस है जो चारों ओर से हमें घेर रहा है। हमें इसको प्रकाश से भगाना है, अपने अंदर जागरूकता के प्रकाश से इसे लड़ना पड़ेगा। हमें किसी दूसरे से उम्मीद ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। हम खुद ही ये प्रकाश फैलाएंगे, मिलके ये प्रकाश फैलाएंगे तो ये राक्षस हार जाएगा। छोटी छोटी चीजें करें, अपने को खुद बचाएं, खुद प्रदूषण ना फैलाएं। अगर आपकी गाड़ी में प्रदूषण है उसको ठीक करें, अगर आपके घर में इंडोर पोल्यूशन है उसको ठीक करें, दूसरों को जागरूक करें, प्लास्टिक्स को रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल करें। ये थोड़ी अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करके करेंगे, सब मिलके करेंगे तो पोल्यूशन 100% हारेगा और हमारी जीत होगी, हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा और हम सब स्वस्थ और एक अच्छे प्रोग्रेसिव देश के नागरिक बन के रह सकते हैं। अभी बहुत स्टडी आई है अभी दिल्ली और चेन्नई के बीच अभी लोगों में स्टडी पब्लिश हुई है। उससे ये पता लगा है कि ये इन बीमारियों को बढ़ाता है। ये जो हमारा प्रदूषण है, खास तौर से फेफड़ों की बीमारी को, अस्थमा के लोगों को, और दूसरा डायबिटीज को बढ़ाता है, जो बिल्कुल एक नई चीज सामने आई है। पहले हम लोग इसका कारण कुछ और समझते थे, लेकिन प्रदूषण की वजह से डायबिटीज मेलाइटस जिसको हम कहते हैं टाइप 2, वो भी बढ़ जाती है, जो आमतौर से शक्कर की बीमारी या शुगर कहते हैं। और तीसरा इसका है ब्लड प्रेशर पे भी असर पड़ता है इसका। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। जहाँ तक यूनानी का संबंध है, मैं बताऊं आपको, यूनानी के अंदर 6 ऐसी चीजें हैं जिनका हमें पूरी अपने लाइफ के अंदर, उनको अगर हमने कंट्रोल कर लिया और उनका हम डेली अगर उनके ऊपर हम नियमित रूप से पालन करते रहें, तो मैं समझता हूं कि कोई आपको बीमारी छू ही नहीं सकती। उस क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले हवा आती है। सबसे ज्यादा जो प्रदूषण होता है वो एयर के जरिए होता है। तो यूनानी के अंदर में इसको होते हैं मोहिते हवा, यानी जो सराउंडिंग एयर है। तो सराउंडिंग एयर के बारे में सबसे ज्यादा यूनानी के अंदर ये कहा गया है कि ऐसी जगह रहे, ऐसे स्थान पे रहें जहां पे प्रदूषण ना केवल। लेकिन अब चूंकि हम मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हैं या उत्तर भारत के किसी भी शहर में रह रहे हैं, तो वहां पे ये एक असंभव सी बात है, चूंकि पूरी हमारे हवा के अंदर, पूरे वातावरण में ये घुल गया है जहर। तो वहां पे हमें क्या करें कि सबसे पहले हम ये देखें कि हमारी जो बॉडी की ताकत है वो कितना हमें बचा सकती है। तो हमें इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि बॉडी के अंदर एक जो रेजिस्टेंस क्षमता बोल है वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ये है कि अगर हम सुबह सुबह शहद का इस्तेमाल करें और शक्कर की जगह हम जो व्हाइट शुगर लेते हैं, क्रिस्टल शुगर, इसको रिप्लेस करके गुड़ को कर सकते हैं। और अगर हम दवाओं पे भी आ जाए तो गिलो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका काढ़ा बना लें, उबाल लें, बहुत ही आसानी से मिल जाती है, सुबह और शाम ले लें, इसको रूटीन में बना लें। जो हमारा खाना पीना है उस पर भी फोकस करें। जंक फूड है उसके अंदर पहले से ही केमिकल होते हैं, वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे होते हैं, एमल्सीफायर के तौर पे होते हैं, एसिडिटी स्टेबलाइजर होते हैं, देयर सो मैनी। तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे लिए नुकसान का होते हैं वो चीजें। कोल्ड ड्रिंक से इनको अवॉइड। आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के द्वारा आपको प्रदूषण से होने वाली हर बीमारी का कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे प्रदूषण के हमारे शरीर पर होने वाले कुप्रभाव पर। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर सुमित सिंगला से और तिबिया कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड यूनानी मेडिसिन के डॉक्टर मोहम्मद इद्रिस से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है और इस कार्यक्रम में आप क्या बदलाव चाहते हैं या क्या विषय पर आप जानकारी चाहते हैं, आप हमें लिखकर सूचित कर सकते हैं। आप हमें लिख सकते हैं हमारी मेल आईडी पर। नोट कर लीजिए, हमारी मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। इसी तरह से इस वादे के साथ कि आपके लिए लेकर आते रहेंगे नई नई जानकारियाँ, आज की स्वास्थ्य पत्रिका समाप्त करने की हमको दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।